तो देखिए, झारखंड का 2026-27 का जो बजट है, वो सिर्फ कुछ आंकड़ों का एक उबाऊ दस्तावेज नहीं है। असल में ये आने वाले समय में राज्य की दिशा तय करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक नक्शा है। हाँ, और इसलिए आज की इस चर्चा में हमारा पूरा फोकस वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा 24 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट भाषण के शुरुआती 50 बिंदुओं पर होगा। बिल्कुल। और मैं यहाँ श्रोताओं को, विशेषकर उन सभी विद्यार्थियों को जो जेपीएससी या ऐसी ही किसी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये बताना चाहूंगी कि आज का हमारा मिशन क्या है। मिशन बहुत साफ है। हम इसका एक अत्यंत गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, एक प्रीमियम कोचिंग लेक्चर की तरह। सही कहा। क्योंकि देखिए, तथ्य तो किताबों में मिल ही जाते हैं, लेकिन इस चर्चा का उद्देश्य हर एक नीति और हर आंकड़े के पीछे के दर्शन और उसके जमीनी प्रभाव को डिकोड करना है, ताकि परीक्षा की तैयारी एकदम ठोस हो सके। और किसी भी सरकारी दस्तावेज को पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि तथ्यों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझा जाए। प्री एग्जाम्स के लिए तो फैक्ट जरूरी हैं, पर जब बात मेंस या इंटरव्यू की आती है तो वहां सिर्फ आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता ही काम आती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम बजट दस्तावेज के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को देखें, मतलब बिंदु 1 से लेके 8 तक, तो ये पूरा खंड झारखंड के वीर शहीदों और महापुरुषों को समर्पित किया गया है। हाँ, इसमें धरती आबा बिरसा मुंडा, दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, तिलका मांझी, वीर बुधु भगत और पोटोहो जैसे महान सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन अक्सर लगता है ना कि बजट की शुरुआत में महापुरुषों को याद करना शायद बस एक रस्म अदायगी है। असल में ये सिर्फ एक परंपरागत शुरुआत नहीं है, ये राज्य की उस वैचारिक नींव को स्पष्ट करता है जिस पर आगे की सारी आर्थिक नीतियां खड़ी की गई हैं। ये झारखंड की आदिवासी अस्मिता और समावेशी विकास के संकल्प को दर्शाता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि अलग राज्य के निर्माण का तो मूल उद्देश्य ही यही था कि नीतियां दिल्ली या पटना के एसी कमरों में ना बने। बिल्कुल, नीतियां यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। और इसी लोकल कनेक्ट की रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें बजट के नामकरण में देखने को मिलता है। जेपीएससी के छात्रों के लिए ये जो बिंदु क्रमांक 9 है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि इसका एक पूरा विकास क्रम रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों के दस्तावेजों पर नजर डाली जाए तो 2022-23 में इस बजट का नाम हमार अपन बजट रखा गया था। फिर 2023-24 और 2024-25 में इसे हमेन कर बजट का नाम दिया गया। सही पकड़ा। और उसके बाद 2025-26 में ये अबुआ बजट बना, और इस वर्ष यानी 2026-27 के लिए इसे अबुआ दिशोम बजट कहा गया है। और अबुआ दिशोम का सीधा अर्थ होता है हमारा देश या हमारा राज्य। ये शब्दों का चुनाव देखिए, शासन की मंशा को बहुत स्पष्ट करता है। जब प्रशासन आम जनता की स्थानीय भाषा जैसे संथाली या मुंडारी के शब्दों का प्रयोग करता है, तो नीतियों की स्वीकार्यता जमीन पर कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ती है। और अब शासन और स्थानीय हालत की बात हुई रही है, तो दस्तावेज के बिंदु 10 और 11 में केंद्र और राज्य के राजकोषीय संबंधों पर कुछ काफी स्पष्ट आंकड़े दिए गए हैं जो ध्यान देने लायक हैं। हाँ, और ये आंकड़े हमें पूरी तरह निष्पक्ष होकर समझने होंगे। दस्तावेज के अनुसार केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले झारखंड को लगभग 5,000 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है। विभिन्न कोल कंपनियों के पास राज्य का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होने का भी जिक्र इसमें किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। बेहद बड़ी रकम है। ये आंकड़े राज्य की राजकोषीय चुनौतियों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सामने रखते हैं। किसी भी राज्य को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी पूंजी चाहिए होती है। तो जब रॉयल्टी या केंद्रीय अनुदान में इस तरह की कमी आती है, तो विकास कार्यों को तो नहीं रोका जा सकता ना? रोका ही नहीं जा सकता, वो कोई विकल्प ही नहीं है। इसीलिए दस्तावेज में बताया गया है कि इन वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक रेवेन्यू ऑगमेंटेशन कमेटी यानी राजस्व संवर्धन समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति का मूल काम क्या होगा? इसका मूल काम ये खोजना है कि राज्य अपने आंतरिक स्रोतों से कैसे आय बढ़ा सकता है, जिसमें पीपीपी मॉडल और सीएसआर फंड जैसी बाह्य एजेंसियों का सहयोग लेना शामिल किया गया है। रुकिए, जो लोग या जो परीक्षार्थी अर्थशास्त्र के बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा सरल करना जरूरी है। क्या इस पीपीपी मॉडल और सीएसआर फंड की कार्यप्रणाली को थोड़ा आसान भाषा में समझाया जा सकता है? अवश्य। देखिए, पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
इसका सीधा सा अर्थ है कि जब सरकार के पास किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे नया हाईवे या अस्पताल बनाने के लिए पूरा पैसा नहीं होता, तो वो निजी कंपनियों के साथ हाथ मिलाती है। यानी प्राइवेट कंपनी अपना पैसा और तकनीक लगाती है। बिल्कुल। और बदले में उसे कुछ वर्षों तक उस प्रोजेक्ट से टोल या फीस वसूलने का अधिकार मिल जाता है। इससे सरकार पर तुरंत आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और जनता को सुविधा भी मिल जाती है। और सीएसआर क्या भूमिका निभाता है इसमें? CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ है कि जो बड़ी कंपनियां राज्य के संसाधनों का उपयोग करके भारी मुनाफा कमा रही हैं, कानूनन उन्हें अपने मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा उसी क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण सुधार पर खर्च करना होता है। समझ गई। तो झारखंड जैसे औद्योगिक राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए इन दोनों मॉडल्स का सही उपयोग वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एकदम सही। और जब हम राज्य की औद्योगिक दिशा की बात करते हैं, तो बिंदु 12 में एक ऐसी रणनीति दिखती है जो झारखंड की पुरानी छवि को पूरी तरह बदल रही है। हाँ, डावोस की बात कर रहे हैं आप। झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य ने पहली बार डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भागीदारी की है। और वहां राज्य ने खुद को कैसे पेश किया? एक सस्टेनेबल ग्रीन इंडस्ट्री और क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख गंतव्य के रूप में। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। वही, दशकों से झारखंड की पहचान सिर्फ कोयला और लोहा उगलने वाले एक पारंपरिक खनन राज्य के रूप में रही है, लेकिन दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। तो डावोस जैसे वैश्विक मंच पर झारखंड का ये कहना कि हम अब सस्टेनेबल या टिकाऊ उद्योगों को बढ़ावा देंगे, ये दर्शाता है कि राज्य खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। सही बात है। पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए औद्योगिकरण करना अब एक बड़ी प्राथमिकता बन गया है। चलिए वैश्विक मंच से वापस गांव की चौपाल पर लौट आते हैं। बिंदु 13 में जिस पीसा अधिनियम का उल्लेख है, वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी लागू होने की तिथि, जो कि 2 जनवरी 2026 है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम ने ग्राम सभाओं को अभूतपूर्व अधिकार दिए हैं। पीसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में इसे लागू करने का सीधा अर्थ ये निकलता है कि अब स्थानीय संसाधनों पर पहला हक ग्राम सभा का ही होगा। उदाहरण के लिए बालू घाटों का प्रबंधन हो या स्थानीय हाट बाजारों का संचालन, अब ये फैसले ऊपर से नहीं थोपे जाएंगे। मतलब गांव के लोग खुद तय करेंगे कि उनके संसाधनों का उपयोग कैसे हो। ये असली मायने में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है, अधिकारों के साथ साथ वित्तीय ताकत का होना भी तो जरूरी है। बिना पैसे के पंचायतें विकास कार्य कैसे करेंगे? और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए बिंदु 14 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को शामिल किया गया है, जिसके तहत राज्य के शुद्ध स्वकार राजस्व का 4% सीधा स्थानीय निकायों को दिया जा रहा है, जो कि लगभग 1172 करोड़ रुपए बनता है। देखिए, कोई भी अधिकार तब तक खोखला है जब तक उसे लागू करने के लिए पैसे न हो। सही बात है। ये 4% का अनुदान ये सुनिश्चित करेगा कि मुखिया या सरपंच को अपने गांव में एक छोटी सी नाली बनवाने या सोलर लाइट लगवाने के लिए राज्य मुख्यालय का मुंह ना तकना पड़े। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ की तरफ, यानी कृषि और रोजगार। हाँ, बिंदु 15 से 17 के बीच जो PLFS यानी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के आंकड़े दिए गए हैं, वे काफी सकारात्मक है। झारखंड में कृषि क्षेत्र में रोजगार 44.3% से उछलकर 50.4% हो गया है। और इसी दिशा में महिला किसान खुशहाली योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। इस योजना में इंटीग्रेटेड फार्मिंग और ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग पर विशेष जोर दिया गया है ना? हाँ, कृषि में रोजगार का ये बढ़ना साबित करता है कि आधी से अधिक आबादी का जीवन यापन आज भी मिट्टी से जुड़ा है। ऐसे में ये योजना एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। अक्सर देखा जाता है कि खेतों में सबसे ज्यादा पसीना महिलाएं बहाती हैं, लेकिन बाजार में फसल बेचने और मुनाफा कमाने का काम बिचौलिए कर ले जाते हैं। किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी खेती के साथ साथ मुर्गी पालन और मछली पालन से जोड़ती है और फिर उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, तो बिचौलियों की छुट्टी हो जाती है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो रहा है इससे। और सामाजिक कल्याण की बात करें तो बिंदु 19 में सर्वजन पेंशन योजना
मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र है। ये नीतियां ये सुनिश्चित कर रही हैं कि विकास की इस दौड़ में समाज का सबसे कमजोर वर्ग पीछे ना छूट जाए। लेकिन अब चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो जेपीएससी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला हिस्सा है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, समष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़े। ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाला हिस्सा है। दस्तावेज के बिंदु 20 से 25 के बीच बताया गया है कि वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक विकास दर स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस पर 7.72% और वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइस पर 10.03% अनुमानित है। इन दोनों आंकड़ों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जब हम करंट प्राइस पर 10.03% की बात करते हैं तो उसमें महंगाई का प्रभाव भी शामिल होता है। लेकिन कांस्टेंट प्राइस पर 7.72% की विकास दर का क्या मायना है? वो दर ये बताती है कि महंगाई के प्रभाव को पूरी तरह से हटा देने के बाद भी राज्य के वास्तविक उत्पादन और सेवाओं में ठोस वृद्धि हो रही है। ये एक मजबूत आर्थिक स्वास्थ्य का परिचायक है। इसी स्वास्थ्य की एक और अहम रिपोर्ट राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट के रूप में सामने आती है। बिंदु 22 के अनुसार राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए अनुमानित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये राज्य के कुल जीएसडीपी का मात्र 2.18% है। यहाँ फिर से कुछ टेक्निकल शब्द आ गए हैं, जीएसडीपी और राजकोषीय घाटा। प्रतियोगी छात्रों के लिए इन्हें डिकोड करना आवश्यक है। बहुत ही वाजिब बिंदु है। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका अर्थ है एक साल के भीतर राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। और राजकोषीय घाटे को सरल शब्दों में कैसे समझेंगे? सरल शब्दों में, जब सरकार की कुल कमाई से ज्यादा उसका खर्च हो जाता है तो उस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं, और सरकार को इस घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट का भी तो नियम लागू होता है ना? बिल्कुल, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कानून राज्यों को निर्देश देता है कि वे अपना राजकोषीय घाटा अपने जीएसडीपी के 3% से अधिक ना बढ़ने दें, ताकि राज्य कर्जे में ना डूबें। तो झारखंड का ये आंकड़ा 2.18% है, जो कि 3% की सीमा के काफी अंदर है। इसका मतलब राज्य का वित्तीय प्रबंधन सुरक्षित और अनुशासित दोनों है। ये वित्तीय अनुशासन बजट के आकार में भी झलकता है। 2026-27 के लिए कुल बजट 1,58,507 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल से करीब 9% बढ़ा है। और इसमें पूंजीगत परिव्यय यानी कैपिटल आउटले के लिए 37,708.10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पूंजीगत व्यय का बढ़ना तो हमेशा एक अच्छा संकेत माना जाता है। हाँ, क्योंकि सरकारी खर्च दो तरह के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वो है जो रोजमर्रा के कामों में खर्च हो जाता है, जैसे वेतन या पेट्रोल। इससे कोई नई संपत्ति नहीं बनती। लेकिन पूंजीगत व्यय नए पुल, सड़कें और स्कूल बनाने में लगता है। सही कहा। इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी गुणक प्रभाव होता है। आज बनी एक नई सड़क आने वाले कई दशकों तक व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देती है। लेकिन आधारभूत संरचना के साथ साथ किसी भी राज्य को भविष्य के अचानक आने वाले संकटों के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए। इसलिए बिंदु 26 और 27 में दो बहुत ही भारी भरकम फंड्स का जिक्र है, सिंकिंग फंड और झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड। हाँ, सिंकिंग फंड जिसमें 654 करोड़ रुपए हैं और स्टेबलाइजेशन फंड जिसमें 1209 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन दोनों फंड्स की स्थापना एक बेहद परिपक्व आर्थिक सोच का परिणाम है। मान लीजिए किसी राज्य ने विकास कार्यों के लिए बाजार से हजारों करोड़ का कर्ज लिया है। अगर कर्ज चुकाने के समय पैसा ना हो तो नया कर्ज लेना पड़ता है, जिसे हम डेट ट्रैप या ऋण जाल कहते हैं। बिल्कुल। तो सिंकिंग फंड एक ऐसी गुल्लक है जिसमें सरकार हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है, ताकि जब पुराना कर्ज चुकाने का वक्त आए तो अर्थव्यवस्था पर अचानक कोई भारी दबाव ना पड़े। और स्टेबलाइजेशन फंड का क्या रोल है? वो राजस्व की अस्थिरता को संभालने के लिए है। झारखंड की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खनन से आता है। अगर किसी साल ग्लोबल मार्केट में खनिजों के दाम गिर जाएं तो आय अचानक कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये फंड राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को रुकने से बचाएगा। लेकिन यहाँ एक आलोचनात्मक सवाल उठता है। बोलिए। अगर सरकार आज का इतना सारा पैसा भविष्य के लिए इन फंड्स में लॉक कर रही है तो क्या इससे आज की कल्याणकारी योजनाओं या स्वास्थ्य शिक्षा बजट पर असर नहीं पड़ता? क्या ये पैसा आज के विकास में नहीं लगना चाहिए? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक प्रश्न है और अर्थशास्त्रियों के बीच बहस का विषय रहता है। ये सच है कि इस पैसे का इस्तेमाल आज किसी नई योजना में हो सकता था। फिर इसे लॉक क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कल को कोई बड़ा आर्थिक संकट आ गया, जैसे हमने कोविड महामारी के दौरान देखा था, और रिजर्व फंड नहीं हुआ, तो सबसे पहले उन कल्याणकारी योजनाओं का ही पैसा कटता है जो गरीबों के लिए चल रही होती हैं। समझ आई बात। आज थोड़ा सा त्याग करके भविष्य को सुरक्षित करना लंबी अवधि के विकास के लिए ज्यादा तार्किक है। जिन राज्यों ने ऐसे फंड्स नहीं बनाए, उन्हें तो संकट के समय अपने कर्मचारियों का वेतन तक रोकना पड़ा है। सही पकड़ा। ये संतुलन समझना वाकई अहम है, और ये प्राथमिकताएं हमें क्षेत्रवार बजट आवंटन में भी दिखती हैं। हाँ, बिंदु 30 के अनुसार सामान्य क्षेत्र के लिए 32,055.83 करोड़, आर्थिक क्षेत्र के लिए 59,044.63 करोड़ और सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 67,459.54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सामाजिक क्षेत्र पर यह भारी खर्च ये बताता है कि सरकार ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण से मुक्ति शामिल है, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। जब तक नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शिक्षित नहीं होगा, तब तक कोई भी सड़क या बिल्डिंग राज्य को विकसित नहीं बना सकती। चलिए, अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे गहरे खंड में प्रवेश करते हैं, यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्र का माइक्रो विश्लेषण। बिल्कुल। बिंदु क्रमांक 39 से लेकर 50 तक जो कृषि योजनाएं दी गई हैं, उनका एक अल्ट्रा डीप विश्लेषण करते हैं। बिंदु 40 से 42 के बीच बिरसा बीज उत्पादन योजना, जिसके लिए 145 करोड़ है, बंजर भूमि या राइस फैलो योजना, जिसके लिए 475.50 करोड़ है, इसका जिक्र है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण योजना है कृषि समृद्धि योजना, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यहाँ हर एक योजना जमीन की एक विशिष्ट समस्या का समाधान है। राइस फैलो योजना के बारे में बताएं थोड़ा। झारखंड में अक्सर खरीफ की फसल यानी धान काटने के बाद सर्दियों में सिंचाई के अभाव में खेत खाली या बंजर छोड़ दिए जाते हैं। ये योजना उन खाली खेतों में नमी का उपयोग करके दलहन या तिलहन उगाने के लिए प्रेरित करती है। और कृषि समृद्धि योजना के तहत क्या बदलाव हो रहा है? इसके तहत सरकार डीजल से चलने वाले सिंचाई पंपों की जगह सोलर ऊर्जा चालित पंपों को बढ़ावा दे रही है। इससे किसान का डीजल पर खर्च बचेगा और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ये कदम खेती को आधुनिक बनाने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी बना रहा है। मशीनीकरण और फसल विविधीकरण की दिशा में भी बिंदु 43 से 45 में योजनाएं हैं। हाँ, जैसे कृषि यंत्र वितरण के लिए 80 करोड़ और मिलेट मिशन के लिए 25 करोड़। इसके अलावा गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलों के विस्तार के लिए भी 19.88 करोड़ की बात कही गई है। आज जब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा, तो मिलेट मिशन यानी मोटे अनाजों जैसे मडुआ, ज्वार, बाजरा की खेती सबसे सुरक्षित विकल्प है। ये फसलें कम पानी और खराब मिट्टी में भी अच्छी पैदावार देती हैं और पोषण के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें किसानों को सिर्फ पेट भरने वाली खेती से निकालकर व्यावसायिक खेती की ओर ले जा रही हैं। इसके बाद पशुपालन और डेयरी विकास का क्षेत्र आता है। बिंदु 47 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 481.35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यहाँ जेपीएससी परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट स्थान और आंकड़े छुपे हैं। जैसे कि गिरिदेह और सरायकेला में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरी स्थापित की जा रही है। और रांची में 20 मेट्रिक टन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट लगाया जा रहा है। स्थानों का ये चुनाव बहुत रणनीतिक है। वो कैसे? गिरिडीह और सरायकेला में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से वहां के पशुपालकों को अपने दूध का सही दाम अपने ही इलाके में मिल सकेगा। लेकिन रांची का मिल्क पाउडर प्लांट एक मास्टर स्ट्रोक है। दूध तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्या इसी समस्या के लिए यह प्लांट है? बिल्कुल। जब उत्पादन ज्यादा होता है और खपत कम, तो किसानों को दूध औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। इस प्लांट से अतिरिक्त दूध को पाउडर में बदलकर महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जो दाम स्थिर रखने में मदद करेगा। कृषि क्षेत्र की इस पूरी चर्चा का समापन सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। बिंदु 48 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है। लेकिन सबसे अभिनव पहल बिंदु 49 और 50 में दिखती है। LAMPS और पैक्स में सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम का निर्माण, जिसके लिए 162 करोड़ 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके प्रभाव पर बात करने से पहले परीक्षार्थियों के लिए इन संस्थाओं के नाम स्पष्ट कर दीजिए। जरूर। LAMPS का फुल फॉर्म है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पैक्स का अर्थ है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये दोनों ही ग्रामीण स्तर पर किसानों की अपनी सहकारी समितियां हैं, जो उन्हें खाद, बीज और कर्ज उपलब्ध कराती हैं। सही कहा।
अब सरकार इन समितियों के स्तर पर ही सोलर पैनल से चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज बना रही है। अगर किसी किसान की टमाटर या गोभी की फसल तैयार है पर बाजार में दाम गिरे हैं, तो वो इन्हें कोल्ड रूम्स में सुरक्षित रख सकता है। ये डिस्ट्रेस सेल यानी मजबूरी में फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। ये कृषि और सौर ऊर्जा का एक ऐसा संगम है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु संकट के प्रति मजबूत बना रहा है। ये पूरा विश्लेषण ये स्पष्ट कर देता है कि झारखंड का 2026-27 का बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं, एक सुविचारित ब्लूप्रिंट है। जेपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सभी 50 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मेंस में निबंध लिखना हो या इंटरव्यू में विचार रखने हो, तो पीपीपी मॉडल हो, ग्रीन इंडस्ट्री हो या सोलर कोल्ड स्टोरेज, ये जानकारियां उत्तरों को एक विश्लेषणात्मक गहराई प्रदान करेंगी। निसंदेह एक भावी प्रशासक से यही अपेक्षा की जाती है कि वो नीतियों के दूरगामी प्रभावों का आकलन करें। चलिए, इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना आवश्यक है जो सोचने के नए आयाम खोले। आज के पूरे विश्लेषण से एक गहरी वैचारिक चुनौती उभर कर आती है। वो चुनौती यह है कि एक तरफ दस्तावेज में स्पष्ट है कि केंद्रीय अनुदान और रॉयल्टी में कमी आ रही है, जिसके कारण राज्य को अपने आंतरिक राजस्व स्रोत बढ़ाने की सख्त जरूरत है, जो मुख्यतः खनन पर निर्भर है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य ने हाल ही में दावोस में सस्टेनेबल ग्रीन इंडस्ट्री और पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक संकल्प भी लिया है। तो विचारणीय प्रश्न ये है कि आने वाले दशक में झारखंड अपनी राजस्व की बढ़ती भूख और पर्यावरण को बचाने की वैश्विक प्रतिबद्धता के बीच एक व्यवहारिक और स्थायी संतुलन कैसे स्थापित करेगा। विकास की गति और प्रकृति के संरक्षण का ये टकराव ही आने वाले समय की सबसे बड़ी नीतिगत परीक्षा होगी। क्या शानदार और विचारोत्तेजक प्रश्न है। इस प्रश्न के भीतर ही राज्य का भविष्य और कई संभावित नीतियों का जन्म छिपा है। सभी श्रोताओं को अपनी तैयारी इसी विश्लेषणात्मक दिशा में आगे बढ़ानी चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गहराई से पढ़ते रहें और अपनी सोच के दायरे को विस्तार देते रहें। शुभकामनाएं। चलिए इस विषय की परतों को थोड़ा खोलते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की तैयारी कर रहे सभी गंभीर छात्रों का आज के इस सुपर अल्ट्रा डीप एनालिटिकल ऑडियो लेक्चर में स्वागत है। आज का हमारा यह गहन विश्लेषण कोई साधारण चर्चा नहीं है। बिल्कुल। आज हमारे सामने झारखंड बजट 2026-27 के बिंदु 51 से लेकर 100 तक का पूरा कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल, और ये हिस्सा परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। सही कहा। हमारा लक्ष्य केवल आंकड़े पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीधे एमसीक्यू फैक्ट्स निकालना और मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषणात्मक तर्क तैयार करना है। अगर हम इस पूरे बजट को एक व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये केवल आय और व्यय का एक बही खाता नहीं है जी। असल में ये राज्य की दशा और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक ब्लूप्रिंट है जी। जब हम कृषि या स्वास्थ्य से जुड़ी इन घोषणाओं की यात्रा करते हैं, तो हम उस बुनियाद को बनते हुए देखते हैं जिस पर आने वाले दशकों का झारखंड खड़ा होने वाला है किंगडम से। तो चलिए बिना किसी विलंब के सीधे विषय के मूल पर प्रहार करते हैं। हमारा पहला महत्वपूर्ण खंड है कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास। शुरुआत करते हैं मत्स्य और कृषि प्रक्षेत्र की घोषणाओं से। बजट में राज्य के भीतर 1,70,400 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का एक बहुत विशाल लक्ष्य रखा गया है। और यहीं से जेपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत शानदार फैक्ट निकल कर आता है। बिल्कुल। वो तथ्य ये है कि डोरंडा फिश पार्क और मत्स्य निदेशालय प्रांगण को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। राइट। इसके साथ ही तकनीकी विस्तार की बात करें तो बायोफ्लॉक और केज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 106 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। कृषि प्रक्षेत्र का समग्र बजट लगभग 4,884 करोड़ रुपए निर्धारित है। देखिए, यहाँ एक सवाल उठता है कि ये नई तकनीकें राज्य के लिए इतनी अहम क्यों है। इसका जवाब झारखंड की भौगोलिक स्थिति में छिपा है। लैंडलॉक्ड होने की वजह से। बिल्कुल।
झारखंड पूरी तरह से एक लैंडलॉक राज्य है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। फिर भी राज्य नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन में आत्मनिर्भर होना चाहता है। और इसके लिए बायोफ्लॉक जैसी तकनीकें काम आती हैं। जी, बायोफ्लॉक एक बेहद उन्नत तकनीक है। इसमें बड़े तालाबों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे टैंकों में पानी और विशेष बैक्टीरिया के मिश्रण से मछलियों का सघन पालन किया जाता है। मतलब कम जगह में ज्यादा उत्पादन। एकदम सही। और दूसरी ओर केज कल्चर का मतलब है राज्य के डैम या जलाशयों में जाल के पिंजरे लगाकर मछली पालना। जब मेंस में कृषि विविधीकरण पर प्रश्न आए तो ये बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। भौगोलिक बाधाओं को तकनीक से पार पाना ही असली सुशासन है। अब कृषि से आगे बढ़ें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाने के लिए मनरेगा की भूमिका सामने आती है। इस वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है। और एक बड़ी उपलब्धि यह है कि फरवरी महीने तक ही 10 करोड़ का आंकड़ा छू लिया गया है। जी, इसके पीछे का अर्थशास्त्र बहुत गहरा है। बिल्कुल, झारखंड के ग्रामीण इलाकों से मजबूरी का जो पलायन होता है ना, उसे रोकने का ये सबसे बड़ा हथियार है। अपने ही गांव में रोजगार मिलने से नकद तरलता बढ़ती है और स्थानीय बाजार जीवित रहते हैं। इसी कड़ी में अगर हम ग्रामीण विकास के अगले कदम को देखें तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सामने आती है, अबुआ आवास योजना। ये तो सच में ग्रामीण परिदृश्य का गेम चेंजर है। हाँ, इसके तहत लाभार्थियों को पूरे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, और वो भी 5 किश्तों में। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 15 लाख नए आवासों का लक्ष्य है। और बजट 4100 करोड़ रुपए है। बिल्कुल। प्रीलिम्स के छात्रों को ये याद रखना होगा कि राशि 5 किश्तों में दी जाती है। देखिए, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है वो ये है कि अबुआ आवास योजना केंद्र की पीएम आवास योजना के समानांतर एक बहुत आक्रामक कदम है। स्वतंत्र कदम है। जी, जब 15 लाख नए घर बनेंगे तो केवल ईंट और सीमेंट की खपत नहीं बढ़ेगी, बल्कि राजमिस्त्री, मजदूर और परिवहन क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होगा। एकदम सही। और जब हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हों तो महिला सशक्तिकरण के बिना वो अधूरा है। सखी मंडलों और पलाश ब्रांड को लेकर भी बजट में स्पष्ट लक्ष्य हैं। पलाश मार्ट के जरिए 66 करोड़ रुपए के व्यापार का लक्ष्य है। हाँ, और महिलाओं के क्रेडिट लिंकेज में करीब 4197 करोड़ रुपए की उपलब्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण विकास का कुल बजट 12,346 करोड़ रुपए से अधिक है। पलाश ब्रांड की सफलता को मेंस में महिला सशक्तिकरण की केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये योजना ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को एक संगठित बाजार मुहैया कराती है। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने आवास और रोजगार की बात की, लेकिन अगर खेतीहर जमीन ही सूखी रहे तो सारी नीतियां धरी रह जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए अब हम जल संसाधन और सिंचाई की ओर बढ़ते हैं। बजट में बृहद और मध्यम सिंचाई के तहत 4.48 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का लक्ष्य है। और पुराने प्रोजेक्ट्स के जीर्णोद्धार के लिए 121 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जी, जल संसाधन का कुल बजट 2714 करोड़ रुपए है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐतिहासिक परियोजना का जिक्र आता है, अमानत बराज योजना। इसे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना चाहिए। बिल्कुल। ये योजना पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर स्थित है। एक प्रशासक के रूप में छात्रों को समझना होगा कि ये परियोजना साल 2003 से भूमि अधिग्रहण के पचड़ों में उलझी थी। दशकों के इंतजार के बाद। हाँ, अब इसका समाधान निकाला गया है कि इसे भूमिगत पाइपलाइन से पूरा किया जाएगा। इससे तो विवाद ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसका फायदा पलामू के पांकी, पाटन, तरहासी और मनातू प्रखंड की 12,856 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा। पलामू एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसलिए ये योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। नदी का नाम अमानत और जिला पलामू, ये जुड़ाव तो जेपीएससी के नोट्स में सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही 203 चेक डैम और 41 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्जीवन की बात भी है। जी। अब सिंचाई से आगे बढ़कर सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज की ओर आते हैं। पंचायत सचिवालयों को ज्ञान केंद्र के रूप में सुदृढ़ करने के लिए 100% राज्य योजना से 209 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। पंचायत सचिवालयों को ज्ञान केंद्र बनाना एक बहुत दूरदर्शी सोच है। वहां पुस्तकालय और इंटरनेट की सुविधा होगी। बिल्कुल, जिससे युवाओं को तैयारी के लिए शहर नहीं भागना पड़ेगा। वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो 15वें वित्त आयोग से स्वच्छता के लिए 1340 करोड़ रुपए और 5वें राज्य वित्त आयोग से 216 करोड़ रुपए संभावित हैं।
ये पंचायत स्तर पर विकास का बड़ा प्रमाण है। अब इसी से जुड़ा हमारा सबसे महत्वपूर्ण खंड है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा। एक आदर्श कल्याणकारी राज्य का मॉडल यहीं से स्पष्ट होता है। सही बात है। समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचना ही असली विकास है। और इसी दिशा में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की घोषणा की गई है। 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए यानी सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए का विशाल बजट है। जी, मेंस में सामाजिक न्याय वाले प्रश्न पत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार है। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर लिखना हो तो ये सटीक बैठेगा। ये महिलाओं के हाथ में सीधे क्रय शक्ति देने का एक ठोस तरीका है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेगा। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। और सामाजिक सुरक्षा यही नहीं रुकती। सर्वजन पेंशन योजना में एसटी, एससी और महिलाओं को 50 वर्ष की आयु से ही पेंशन मिलेगी, जबकि बाकी वर्गों के लिए ये 60 वर्ष है। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इसमें HIV एड्स पीड़ितों और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी जोड़ा गया है। बजट करीब 3517 करोड़ रुपए है। ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन नेटवर्क में लाना समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और ठंड से बचाव के लिए 9 लाख कंबल वितरण हेतु 56 करोड़ का बजट भी है। जी, समावेशी विकास की बात हो तो अगली पीढ़ी का पोषण पहली शर्त बन जाती है। 1100 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण इसी दिशा में है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 300 दिनों तक फोर्टिफाइड पोषण देना बहुत वैज्ञानिक कदम है। और 14 से 18 वर्ष की किशोरियों में अनीमिया रोकने के लिए विशेष पूरक पोषाहार भी दिया जाएगा। पोषण की इसी चर्चा से प्रीलिम्स का एक बड़ा तथ्य निकलता है। राज्य के आदिम जनजातीय बहुल क्षेत्रों में, जिन्हें पीटीजी कहा जाता है, उनके लिए 495 विशेष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीटीजी समुदायों के बसावट मुख्य धारा से काफी दूर दुर्गम जंगलों में होती है, इसलिए ये विशेष केंद्र उनकी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करेंगे। चलिए अब स्वास्थ्य की इस नींव से शिक्षा के महल की ओर बढ़ते हैं। खंड 5 यानी शिक्षा प्रशिक्षण में बहुत आक्रामक नीति है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 लीडर स्कूल संचालित हैं। और नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 और 2 के नए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। जी, 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और 888 नई लैब बन रही हैं। 40,000 शिक्षकों को 50 घंटे का प्रशिक्षण भी मिलेगा। स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ा कदम ये है कि नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर 5 नए विद्यालय खोले जा रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं ये मसलिया, दुमका, खूंटपानी, चाईबासा और नवाड़ी में संचालित होंगे। यह दूर दराज के बच्चों को विश्व स्तरीय माहौल देगा। उच्च शिक्षा की ओर बढ़ें तो 2 अभूतपूर्व योजनाएं निकलती हैं। पहली है जे प्रगति। इसका फुल फॉर्म है झारखंड पॉलिटेक्निक रिवैम्पिंग फॉर एडवांस्ड ग्रेजुएट एंड इनोवेशन लेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। इसका उद्देश्य पॉलिटेक्निक संस्थानों को आईआईटी के तर्ज पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी झिट के रूप में विकसित करना है। मतलब अब सिर्फ बेसिक शिक्षा नहीं बल्कि इनोवेशन और रिसर्च होगा। बिल्कुल। और दूसरी योजना है उत्थान, जिसका फुल फॉर्म है अपलिफ्टिंग ट्राइबल एंड टाना भगत होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग। इस योजना के तहत आदिम जनजाति और टाना भगतों के 60 छात्रों को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में पुलिस प्रशासन का निःशुल्क डिप्लोमा कराया जाएगा। टाना भगत समुदाय का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, लेकिन वे आर्थिक रूप से पिछड़ गए। उन्हें प्रशासनिक मुख्य धारा में लाने का ये शानदार प्रयास है। उच्च शिक्षा में एक और तथ्य अहम है। चतरा जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव। चतरा में नया विश्वविद्यालय प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा। बजट में कैंसर की रोकथाम के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में पीईटी और सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। और ब्रेस्ट कैंसर की दर को देखते हुए 24 जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें स्थापित हो रही हैं। जिला स्तर पर इन मशीनों के होने से बीमारियों की पहचान शुरुआत से हो सकेगी और रिम्स पर दबाव कम होगा। चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो धनबाद, गिरिडीह, जामताला और खूंटी में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की कार्यवाही तेज हुई है। स्वास्थ्य में आधारभूत संरचना खड़ी करना महंगा होता है। पीपीपी मॉडल के तहत सरकार भूमि देती है और निजी क्षेत्र तकनीक लाता है। इसके साथ ही लातेहार, साहिबगंज और सरायकिला खरसावा में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
रिम्स में 220 सीटें बढ़ेंगी और अगले 4 साल में 1030 नई MBBS सीटों का लक्ष्य है। और आम जनता को सस्ती दवाएं देने के लिए 750 अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य है। कुल स्वास्थ्य बजट करीब 7990 करोड़ रुपए है। तो हमने बिंदु 51 से 100 तक का ये विश्लेषणात्मक सफर पूरा कर लिया है। हमने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के हर अहम तथ्य का अध्ययन किया। अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो स्पष्ट है कि यह बजट केवल पैसे बांटने की सूची नहीं है। बिल्कुल। अबुआ आवास, मन या सम्मान और उत्थान जैसी योजनाएं झारखंड की सामाजिक आर्थिक तस्वीर बदलने का एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है। ये बहुत शानदार सारांश है। अब समय आ गया है कि इस गहन विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ विराम दिया जाए। विचार करने वाली बात यह है जी, अगर जे प्रगति और उत्थान जैसी योजनाओं का ढांचा जमीन पर उतर जाता है तो क्या अगले 10 सालों में झारखंड सिर्फ खनिज संपदा वाला राज्य न रहकर पूरे देश में स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल यानी कुशल मानव संसाधन का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है? इस पर सभी श्रोताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस ऑडियो लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, तथ्यों के पीछे का तर्क तलाशते रहिए और अपनी JPSC की तैयारी को धार देते रहिए। जोहार। सभी का स्वागत है इस नए डीप डाइव में। आज हमारे पास एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय है चर्चा के लिए। जी बिल्कुल, और ये विषय काफी गहरा भी है। सही कहा। हम झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के एक बहुत ही विशिष्ट हिस्से का, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम डीप एनालिसिस, वो करने जा रहे हैं। और हमारा फोकस मुख्य रूप से बजट भाषण के बिंदु 101 से लेकर 150 तक होगा। हाँ, तो हमारा फोकस उन नीतियों और घोषणाओं पर होगा जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास का खाका खींचती हैं। जो छात्र सिविल सेवा परीक्षा, खासकर JPSC की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीतियों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्योंकि बजट सिर्फ संख्याओं का एक नीरस दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये किसी भी राज्य के भविष्य का, उसकी प्राथमिकताओं का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट होता है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। और देखिए, इस ब्लूप्रिंट को सही मायने में समझने के लिए हमें इन सरकारी घोषणाओं को केवल अलग-अलग योजनाओं की एक सूची के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस नजरिए से देखना चाहिए? आज हम इन नीतियों का विश्लेषण 3 मुख्य लेंस के माध्यम से करेंगे। पहला है मानव पूंजी, या जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, उसका निर्माण। दूसरा है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। और तीसरा सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी। मतलब इन 3 पैमानों पर हम बजट को कसेंगे। जी हाँ, जब हम इस नजरिए से बजट को डिकोड करते हैं, तभी हमें असल में समझ आता है कि सरकार के विजन की असली दिशा क्या है और ये नीतियां जमीन पर काम कैसे करेंगी। बिल्कुल। तो इसी नजरिए को अपनाते हुए चलिए सबसे पहले उस बुनियादी जरूरत से शुरुआत करते हैं जिस पर पूरा जीवन टिका है, पानी। जल ही जीवन है और बजट में इस पर काफी फोकस भी है। बजट दस्तावेजों में ग्रामीण जलापूर्ति पर काफी विस्तार से बात की गई है। जल जीवन मिशन के तहत एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है। राज्य के कुल 62,55,000 ग्रामीण परिवारों में से अब तक 34,46,000 परिवारों को घरेलू नल संयोजन से जोड़ा जा चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि लगती तो है, लेकिन इसी हिस्से में एक और बात है जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया। वो क्या? देखिए, एक तरफ तो हम हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 4,351 ग्राम पंचायतों में 43,510 नए चापानलों यानी हैंडपंप लगाने की योजना है। 2026-27 के दौर में इतने बड़े पैमाने पर नए हैंडपंप, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये विरोधाभास असल में झारखंड की जमीनी हकीकत को दर्शाता है। जमीनी हकीकत मतलब भौगोलिक रूप से? बिल्कुल। अगर हम इसे सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये भूगोल और प्रशासन का एक क्लासिक केस स्टडी है। झारखंड का एक बड़ा हिस्सा छोटा नागपुर के पठारी इलाके में आता है। हाँ, वो बुरखाबड़ इलाका है काफी। जी, और यहाँ की स्थलाकृति यानी जो टोपोग्राफिकल चुनौतियां हैं वो इतनी जटिल हैं कि हर सुदूर पहाड़ी गांव तक
ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए रातों रात पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। तो उसमें काफी समय लगता होगा। बहुत समय लगता है, इसलिए जब तक पाइप जलापूर्ति योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर जाती, तब तक लोगों को पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक व्यावहारिक कदम उठाना ही पड़ता है। तो ये हैंडपंप उसी का हिस्सा है? सही कहा। ये हैंडपंप लगाने की योजना एक तरह का स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ये दिखाता है कि प्रशासन केवल दीर्घकालिक विजन पर ही नहीं, बल्कि आज की तात्कालिक जरूरतों पर भी संवेदनशील है। ये तो एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया हुआ। लेकिन यहाँ एक और चुनौती का जिक्र दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से किया गया है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में ये बात सामने आई है कि केंद्रांश मद में, यानी केंद्र की तरफ से जो हिस्सा आना था, उसमें अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत बिंदु है। इसे हम राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म की चुनौती कह सकते हैं, जहां केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होता है। बिल्कुल। कई बड़ी योजनाएं केंद्र और राज्य की साझा भागीदारी से चलती हैं। जब किसी एक तरफ से, जैसे कि इस मामले में स्रोत दस्तावेज के अनुसार, केंद्र की तरफ से अनुदान राशि मिलने में देरी होती है, तो उसका सीधा असर जमीन पर चल रहे काम की गति पर पड़ता है। काम धीमा हो जाता है। जी। नीतिगत दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय प्रवाह का ये अंतराल योजनाओं के समय पर पूरे होने में एक बड़ी बाधा बन सकता है, जिसका जिक्र इस बजट में एक तटस्थ चुनौती के रूप में किया गया है। समझ गया। पानी के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है भोजन। खाद्य सुरक्षा को लेकर बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। जैसे कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जो गरीब परिवार अनकवर रह गए थे, यानी जिन्हें केंद्र की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 560 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया है। ये एक बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा हरा कार्ड धारकों को मुफ्त चना दाल और नमक देने के लिए 720 करोड़ रुपए और सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये सारे आंकड़े तो काफी भारी भरकम है। आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है पीडीएस, यानी जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्न परिवहन की रियल टाइम ट्रैकिंग। ये तकनीक का एक बड़ा इस्तेमाल है। पर अब सवाल ये उठता है कि रियल टाइम ट्रैकिंग सुनने में तो बहुत आधुनिक लगता है, लेकिन क्या झारखंड के सुदूर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में, जहां मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, ये असल में काम कर पाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। नेटवर्क कनेक्टिविटी निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन अगर हम ई गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों, खासकर जनरल स्टडीज पेपर 2 के नजरिए से देखें, तो ये कदम उठाना बेहद जरूरी था। जरूरी क्यों था? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एफसीआई गोदामों से जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक राशन पहुंचने के बीच ही लीकेज, या जिसे हम आम भाषा में कालाबाजारी कहते हैं, वो हो जाती है। हाँ, राशन बीच में ही गायब हो जाता है। बिल्कुल। तकनीक का उपयोग करके इस पूरी सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाना जवाबदेही तय करने का एक बेहतरीन तरीका है। भले ही कुछ दूरदराज के इलाकों में रियल टाइम डेटा सिंक होने में कुछ घंटों की देरी हो जाए, लेकिन डेटा तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। जी। जीपीएस और डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स के होने से ये तो तय हो जाता है कि राशन की गाड़ी गोदाम से निकली तो कहाँ गई और कितने बजे पहुंची। ये 560 करोड़ या 720 करोड़ रुपए का जो निवेश है, वो सही लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मॉनिटरिंग कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गई है। सलमान है। तो ये बात हो गई तात्कालिक राहत और कल्याणकारी योजनाओं की। अब अगर हम इस बुनियादी जरूरत से थोड़ा आगे बढ़ें और राज्य के मानव संसाधन की ओर देखें, तो श्रम और कौशल विकास के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मानव पूंजी पर फोकस। बिल्कुल। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हुआ है। ई श्रम पोर्टल पर 98,17,000 से ज्यादा श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। और ठीक इसी के समानांतर राज्य के 6 चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बहुत रोचक है। वही तो, एक तरफ 98 लाख असंगठित मजदूर और दूसरी तरफ एआई की पढ़ाई। ये दोनों छोर एक साथ कैसे जुड़ते हैं? देखिए, इसे आप इस बजट का सबसे बड़ा कंट्रास्ट या सबसे खूबसूरत संतुलन कह सकते हैं। सबसे पहले 98 लाख श्रमिकों के डेटाबेस की बात करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो पता ही नहीं होता था कि मजदूर हैं कितने और कहाँ हैं।
बिल्कुल सही कहा। आज के दौर में सटीक डेटा ही नीति निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। जब आपके पास असंगठित मजदूरों का इतना विस्तृत डेटाबेस होता है, तभी आप उन तक स्वास्थ्य बीमा, पेंशन या आपातकालीन राहत जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सीधे पहुंचा सकते हैं। मतलब बिना डेटा के कोई योजना जमीन पे नहीं उतर सकती। और एआई वाले हिस्से का क्या? जहां तक आईटीआई में एआई के प्रशिक्षण की बात है, तो ये स्पष्ट रूप से राज्य के युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार करने का एक दूरदर्शी कदम है। सिर्फ वेल्डिंग और फिटर से काम नहीं चलेगा अब। जी, पारंपरिक कौशल विकास अब काफी नहीं है। राज्य सरकार ये समझ रही है कि अगर झारखंड के युवाओं को सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो उन्हें भविष्य की तकनीकों से लैस करना ही होगा। ये मानव पूंजी को अपग्रेड करने की दिशा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की इसी बात से मुझे उस योजना की याद आती है जिसने हाल के वर्षों में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। आप मारंगोम के छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? हाँ, मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। इस बजट में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी कर दी गई है। अब 50 छात्रों को ये मौका मिलेगा। जी, अब 50 छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के भीतर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। जमशेदपुर के गालूडी घाट शिला क्षेत्र में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। ये दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। तो इन दोनों फैसलों को एक साथ रखकर देखने पर एक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या तस्वीर बनती दिखती है? देखिए, इन दोनों फैसलों को एक साथ देखने पर समावेशी विकास और जनजातीय अस्मिता को वैश्विक पटल पर ले जाने की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। मारंगोम के छात्रवृत्ति योजना सिर्फ कुछ छात्रों को विदेश भेजने की बात नहीं है। तो उसके पीछे की बड़ी नीति क्या है? ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की एक रणनीति है। जब झारखंड के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्र ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या ट्रिनिटी कॉलेज जैसी जगहों से पढ़कर वापस आएंगे, तो वे अपने साथ विश्व स्तरीय दृष्टिकोण लेकर आएंगे। और वो राज्य के विकास में काम आएगा। बिल्कुल, राज्य की नीति निर्माण और विकास में उनका जो योगदान होगा उसकी कीमत रुपयों में नहीं आंकी जा सकती। और वो जो जनजातीय विश्वविद्यालय है, वहीं दूसरी ओर पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य केवल डिग्रियां बांटना नहीं है। ये जनजातीय भाषाओं, उनकी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं के संरक्षण का एक संस्थागत प्रयास है। मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहना। जी, एक तरफ आप अपने युवाओं को आधुनिक दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी जड़ों को, अपनी सांस्कृतिक पहचान को एक विश्वविद्यालय के रूप में सहेज रहे हैं। ये सामाजिक न्याय का एक बहुत ही परिपक्व मॉडल है। ये वाकई एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। अब शिक्षा और मानव संसाधन से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम राज्य की उस संपत्ति की बात करते हैं जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। प्राकृतिक संपदा। बिल्कुल, प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण। भारत वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का 29.76% भौगोलिक क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। ये राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है ना? इस प्राकृतिक सौंदर्य को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए सरकार इको टूरिज्म पर काफी जोर दे रही है। सारांडा के नोआमुंडी, पाकुड़ के फॉसिल पार्क और गुमला के अंजन धाम में इको टूरिज्म विकसित किया जा रहा है। पर्यटन से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। हाँ, और इसके अलावा पलामू वन प्रमंडल में कुंद्री ला फॉर्म के जीर्णोद्धार की बात भी है। अब ये बताइए कि ला की खेती का जीर्णोद्धार झारखंड के लिए कितना मायने रखता है? अगर हम इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नजरिए से समझें तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी NTFP पर निर्भर करता है। NTFP मतलब जिसमें पेड़ नहीं काटे जाते? जी हाँ, इसका मतलब है जंगल के वो उत्पाद जिनमें पेड़ काटने की जरूरत नहीं होती, जैसे महुआ, शहद और लाह। झारखंड ऐतिहासिक रूप से लाह के उत्पादन में अग्रणी रहा है। तो ये कुंद्री ला फॉर्म का रिवाइवल उसी दिशा में है? बिल्कुल। कुंद्री ला फॉर्म का जीर्णोद्धार सिर्फ एक पुरानी कृषि पहल को जिंदा करना नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर स्थानीय ग्रामीणों के लिए ऑफ सीजन रोजगार और आय सृजन से जुड़ा है। ऑफ सीजन मतलब जब खेती नहीं हो रही होती? तब ये वनोपज ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन होती है। इसके साथ ही अंजन धाम या फॉसिल पार्क जैसे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स ये दर्शाते हैं कि राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा का दोहन किए बिना सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए राजस्व कैसे बढ़ा सकता है। पर्यावरण और सतत विकास की बात तो हो गई,
लेकिन इन इको टूरिज्म स्पॉट्स या कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज चाहिए वो है सड़कें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो विकास अधूरा है। और बजट के बुनियादी ढांचे वाले हिस्से में इस पर भारी जोर दिया गया है। राज्य में पथ घनत्व यानी रोड डेंसिटी 186 से बढ़कर 189.03 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हो गई है। ये एक सकारात्मक वृद्धि है। इसके अलावा रेल मंत्रालय के साथ मिलकर लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रामीण स्तर पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के लिए 1600 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। 1600 करोड़, ये बहुत बड़ा निवेश है। वही तो, 1600 करोड़ रुपए सिर्फ ग्रामीण सड़कों को मजबूत करने के लिए। इसका असर जमीन पर कैसे दिखेगा? इस 1600 करोड़ रुपए के निवेश को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र के मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझना होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट जरा इसे आसान भाषा में समझाएं। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि जब सरकार 1 रुपया निवेश करती है तो वो अर्थव्यवस्था में घूमकर कई गुना ज्यादा का फायदा कैसे पहुंचाता है। जब आप ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करते हैं तो आप असल में सिर्फ कंक्रीट या तारकोल नहीं बिछा रहे होते हैं। तो क्या हो रहा है असल में? आप एक किसान के खेत को सीधे शहर की मंडी से जोड़ रहे होते हैं। खराब सड़कों के कारण जो सब्जियां या फल बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते थे या ट्रांसपोर्टेशन में इतना समय लगता था कि किसान को सही दाम नहीं मिलता था, वो आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन की बाधा अब दूर हो जाएगी। मतलब किसान की आय सीधी तौर पर बढ़ेगी। बिल्कुल। इसके अलावा जब हम लेवल क्रॉसिंग खत्म करने और ओवरब्रिज बनाने की बात करते हैं तो इसका सीधा असर माल ढुलाई की गति पर पड़ता है। लॉजिस्टिक लागत में कमी आती है। इसलिए 1600 करोड़ का सिर्फ खर्च नहीं है, बल्कि ये राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने वाला एक दीर्घकालिक निवेश है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया आपने। सड़कों से अब सीधे आसमान की तरफ चलते हैं। एविएशन सेक्टर। हाँ, बजट का नागरिक उड्डयन और ऊर्जा वाला हिस्सा भी भविष्य की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। उड्डयन क्षेत्र में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के रनवे का 9000 फीट से 12000 फीट तक विस्तार किया जा रहा है। इससे बड़े विमान उतर सकेंगे। जी, इसके साथ ही साहेबगंज में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है। और इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच एक ऐसी योजना है जो सीधे आम आदमी को छूती है। आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ती एयर एम्बुलेंस सेवा, जिसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो साहेबगंज में एयरपोर्ट और आम आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस, इन दोनों फैसलों को आप कैसे देखते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। और अगर हम इन दोनों फैसलों को ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही सधी हुए रणनीति का हिस्सा लगते हैं। साहेबगंज का चुनाव ही क्यों किया गया? देखिए, साहेबगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना सिर्फ कुछ नई उड़ानों के शुरू होने की बात नहीं है। साहेबगंज भौगोलिक रूप से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है। वहाँ पहले से ही गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल मौजूद है। हाँ, जलमार्ग का विकास वहाँ पहले ही हो चुका है। बिल्कुल। अब अगर वहाँ एयरपोर्ट जुड़ जाता है तो संथाल परगना का ये पूरा क्षेत्र जल मार्ग और वायु मार्ग के जरिए एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। ये व्यापार और वाणिज्य के लिए दरवाजे खोल देगा। और वो जो 10 करोड़ की एयर एम्बुलेंस योजना है, सी उच्च स्तरीय जीवन रक्षक स्वास्थ्य सुविधा सिर्फ रसूखदारों या बहुत अमीर लोगों तक सीमित मानी जाती थी। आम आदमी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। जी, उसे सब्सिडी देकर आम आदमी की पहुंच में लाना एक बेहद संवेदनशील प्रशासन की निशानी है। ये दिखाता है कि राज्य के लिए हर नागरिक का जीवन कितना कीमती है। संवेदनशीलता और बुनियादी ढांचे का ये मेल ऊर्जा क्षेत्र में भी साफ दिखाई देता है। ऊर्जा नीति को लेकर जो आंकड़े हैं वो बहुत ही दिलचस्प कहानी कहते हैं। ऊर्जा के बिना तो इंडस्ट्री 4.0 की कल्पना भी नहीं हो सकती। सही कहा। एक तरफ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत 35 लाख उपभोक्ता आते हैं और इसके लिए 5405 करोड़ रुपए की भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है आम जनता के लिए। दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए नवंबर 2025 में पतरातू में 800 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू करने की बात है, जो कि कोयले पर आधारित है। जी। और ठीक इसी के साथ नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा के विकास के लिए भी 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो कोयला, रिन्यूएबल ऊर्जा और मुफ्त बिजली, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बन रहा है? यहीं पर नीति निर्माण की असली चुनौती और कुशलता नजर आती है। एक राज्य के रूप में झारखंड के सामने दोहरी चुनौती है।
उसे एक तरफ अपनी बढ़ती औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना है और दूसरी तरफ पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर भी बढ़ना है। तो पतरातू प्लांट क्या भूमिका निभाएगा? पतरातू का कोयला आधारित सुपर थर्मल प्लांट राज्य को एक ठोस बेसलोड पावर देगा। बेसलोड का मतलब है वह न्यूनतम बिजली जो 24 घंटे ग्रिड में होनी ही चाहिए, ताकि भारी उद्योगों का पहिया ना रोकें और बड़े पैमाने पर बिजली कटौती ना हो। और रिन्यूएबल एनर्जी वाला हिस्सा? वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में 800 करोड़ का निवेश ये सुनिश्चित कर रहा है कि राज्य सिर्फ कोयले पर निर्भर न रहे, बल्कि भविष्य की ग्रीन इकोनॉमी के लिए अपनी नींव अभी से मजबूत करे। ये तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन वो जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली है, उसका अर्थशास्त्र क्या है? जहां तक 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए 5,405 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बात है, तो ये गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत देती है। इससे उन परिवारों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय बढ़ती है। मतलब जो पैसा बिजली बिल में जाता है वो बच रहा है। बिल्कुल। जब परिवार बिजली के बिल पर पैसा बचाते हैं तो वे उस पैसे को बाजार में अन्य चीजों पर खर्च करते हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाने में होता है। तो हमने जल जीवन से लेकर शिक्षा, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा तक का जो सफर तय किया है, उसे अगर समेटना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये बजट स्पष्ट रूप से 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। एक तरफ राहत और दूसरी तरफ विकास। जी, एक तरफ मुफ्त अनाज, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और एयर एम्बुलेंस जैसी योजनाएं हैं जो हाशिए पर खड़े लोगों को एक बहुत ही जरूरी और सीधी राहत पहुंचा रही हैं। ये एक तात्कालिक सुरक्षा जाल है और दीर्घकालिक कदम भी कम नहीं है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ ITI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, विदेश में पढ़ाई के लिए मारंगोम के छात्रवृत्ति का विस्तार, साहिबगंज में नया लॉजिस्टिक हब और हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाना, ये सब राज्य के एक मजबूत और आधुनिक भविष्य की नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। और इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में जो लोग राज्य की नीतियों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा से आगे की बात सोचता है। जी जरूर बताएं। हमने देखा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों पर भारी निवेश कर रही है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये भविष्य की संपत्ति बनाता है। बिल्कुल, एसेट क्रिएशन। लेकिन इसके साथ ही मुफ्त बिजली, राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के रूप में राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दायरा भी काफी बढ़ गया है, जिससे तुरंत कोई आर्थिक संपत्ति नहीं बनती, बल्कि ये लोगों के कल्याण के लिए होता है। तो चुनौती क्या है इसमें? भविष्य में राज्य के सामने असली चुनौती यह नहीं होगी कि किस क्षेत्र में योजनाएं लाई जाए, बल्कि असली चुनौती यह होगी कि राजकोषीय घाटे यानी सरकार अपनी कमाई से कितना ज्यादा खर्च कर रही है, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसे एक सुरक्षित सीमा के भीतर कैसे रखा जाए। मतलब आमदनी और खर्चे का तालमेल। बिल्कुल। विकास की रफ्तार को धीमा किए बिना भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन विशाल कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के बीच एक स्थायी संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा आर्थिक और नीतिगत पहलू है जिस पर किसी भी विश्लेषक या नीति निर्माता को गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा टास्क है। जी, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इन नीतियों की परतों को इतनी स्पष्टता से खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि झारखंड बजट के इस नीतिगत विश्लेषण से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों और अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाले श्रोताओं के कई कॉन्सेप्ट्स स्पष्ट हुए होंगे और उन्हें एक नई दृष्टि मिली होगी। मुझे भी ये चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हम जल्द ही ऐसे ही किसी नए और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में गोता लगाने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और विचार करते रहिए। सरकारी बजट दस्तावेजों को पढ़ना अक्सर नींद की गोली खाने जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन झारखंड का 2026-27 का बजट, खासकर इसके आखिरी 50 पन्ने, किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जी। सुनने वालों के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा में एक बहुत ही ऊर्जावान स्वागत है। जी। आज हम भारी भरकम शब्दों और नीरस आंकड़ों के पीछे छिपे असली झारखंड को डिकोड करेंगे। मतलब आज का ये बजट मास्टर क्लास केवल एक सामान्य विश्लेषण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बिंदु 151 से 200 तक का एक ऐसा सुपर अल्ट्रा डीप गोता है जो राज्य के भविष्य का पूरा रोड मैप खोलकर रख देगा। और खासकर उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ,
या वो लोग जो राज्य की नीतियों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा एक खजाने से कम नहीं होने वाली है। सही कहा। आज आधारभूत संरचना, पर्यटन और ई गवर्नेंस पर तो बात होगी ही, साथ ही हम आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट जैसे उन नीतिगत पहलुओं की भी परतें खोलेंगे जो अक्सर फाइलों में दब जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस मास्टर क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ आंकड़ों के जंजाल में न उलझें, बल्कि उस विजन को समझें जो आने वाले कल का निर्माण कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर जेपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो ये हिस्सा सीधे तौर पर सिलेबस की रीढ़ है। जी। नीतियां कैसे आकार लेती हैं, विदेशी निवेश कैसे जमीन पर उतरता है और उसका आम इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब इन अंतिम 50 बिंदुओं में छिपा है। तो बिना समय गंवाए सीधे गोता लगाते हैं उद्योग, ऊर्जा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में। बजट के बिंदु 151 और 152 में ऊर्जा सेक्टर की बात की गई है। सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम को 600 करोड़ रुपए और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम को 1500 करोड़ रुपए का कर्ज देने का प्रस्ताव रखा है। कुल मिलाकर ऊर्जा क्षेत्र के लिए 11,197 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। जी। लेकिन देखिए, यहां एक सवाल उठता है, सरकार अपने ही विभागों को ये कर्ज क्यों दे रही है? मतलब क्या सिर्फ पैसा दे देने से बिजली की समस्या सुलझ जाएगी? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, ऊर्जा किसी भी राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास की पहली शर्त है। जब सरकार वितरण और संचरण निगमों को वित्तीय सहायता या ऋण देती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ढहने से बचाना और उसे अपग्रेड करना होता है। अच्छा। ये 11,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान इसलिए है ताकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होते हैं, टी&डी लॉस, बिल्कुल, यानी तारों में बिजली की जो बर्बादी होती है, उसे कम किया जा सके। जब तक ग्रिड मजबूत नहीं होंगे, सुदूर गांवों में निर्बाध बिजली नहीं पहुंचेगी और बिना मजबूत बिजली व्यवस्था के हम बड़े उद्योगों को राज्य में आने का न्योता नहीं दे सकते। एकदम सही। और बड़े उद्योगों को न्योता देने की बात से ही जुड़ा है बिंदु 153 और 155। इस बजट में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF का प्रमुखता से जिक्र है। दावोस, स्विट्जरलैंड में हुए इस वैश्विक सम्मेलन में झारखंड को इस्पात, ऊर्जा, विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में 1,24,230 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि दावोस जैसे वैश्विक मंच पर झारखंड का जाना ही अपने आप में एक ब्रांडिंग शिफ्ट है। ब्रांडिंग शिफ्ट मतलब छवि बदलना। जी। अक्सर झारखंड की पहचान केवल एक माइनिंग स्टेट या खनन राज्य के रूप में रही है। दावोस में जाकर दुनिया के दिग्गज निवेशकों को ये बताना कि हम विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी सक्षम हैं, एक ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल। इसके साथ ही PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं का जिक्र है। नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से 20,000 करोड़ का निवेश और 15,000 लोगों को सीधे रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये अर्थव्यवस्था के डाइवर्सिफिकेशन का बहुत स्पष्ट संकेत है। एकदम। विविधीकरण बहुत जरूरी है। विविधीकरण की बात बहुत सही है, लेकिन जब हम जड़ों की तरफ लौटते हैं तो कुटीर उद्योग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। बिंदु 156 के अनुसार झारखंड तसर रेशम उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। फिलहाल जो उत्पादन 1125 मीट्रिक टन है, उसे बढ़ाकर 1800 मीट्रिक टन करने का नया लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़ा तो ठीक है, लेकिन धरातल पर इसका क्या असर है? तसर रेशम सिर्फ एक कपड़ा या एक आंकड़ा नहीं है। ये झारखंड के संथाल और हो जैसे जनजातीय समुदायों की आजीविका की जीवन रेखा है। जीवन रेखा, सही कहा। जब हम उत्पादन को 1800 मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं, तो हम सिर्फ सिल्क नहीं बना रहे हैं, हम ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा करके शहरों की तरफ होने वाले पलायन को रोक रहे हैं, माइग्रेशन को रोक रहे हैं। जी। MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो 541 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बड़े स्टील प्लांट हजारों को रोजगार देते हैं, लेकिन ये छोटे कुटीर उद्योग लाखों घरों का चूल्हा जलाते हैं। बिल्कुल। अब अगर आधारभूत संरचना यानी इमारतों की बात करें, तो बिंदु 159 में भवन निर्माण का जिक्र है। रांची में 80 करोड़ की लागत से पुलिस के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा और श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी स्किपा के नए भवन के लिए 155 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान है। पुलिस का आधुनिक कमांड सेंटर राज्य की आंतरिक सुरक्षा ग्रिड को
तकनीकी रूप से बहुत सक्षम बनाएगा। जी। और जहां तक स्किपा की बात है, तो ये राज्य के भावी अधिकारियों की नर्सरी है जो ब्यूरोक्रेट्स राज्य चलाएंगे। बिल्कुल। जब तक प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय ढांचा नहीं होगा, तब तक हम विश्व स्तरीय सुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बहुत ही तार्किक बात है। उद्योग और ऊर्जा का ढांचा तो हमने समझ लिया, लेकिन ये विकास तभी टिकाऊ है जब हमारी नदियां और शहर साफ हों। एकदम सही। तो क्या ये बजट हमारे शहरों के पर्यावरण के लिए भी कुछ कर रहा है? इसी सवाल के साथ हम अपनी चर्चा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, शहरी विकास, पर्यटन और खेलकूद। जी, बिंदु 162 से 170 में शहरी विकास का ताना बाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,11,000 से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। रांची में कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष रूप से 256 आवास बने हैं। इसके अलावा अमृत 2.0 का भी जिक्र है। लेकिन ये अमृत 2.0 असल में शहरों में क्या बदलाव ला रहा है? अमृत 2.0 मूल रूप से शहरों में पीने के पानी और सीवेज की समस्या को सुलझाने का मिशन है। बजट में साफ तौर पर रामगढ़ के लिए 40 MLD, धनबाद के लिए 192 MLD और फुसरो के लिए 14 MLD के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP का जिक्र है। और ये MLD क्या है? MLD यानी मिलियन लीटर पर डे। आसान भाषा में कहें तो 40 MLD का मतलब है कि हर दिन 4 करोड़ लीटर गंदे पानी को साफ करके वापस इस्तेमाल के लायक बनाना या सुरक्षित रूप से नदियों में छोड़ना। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। ये यूज्ड वाटर मैनेजमेंट परियोजनाएं दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसी जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए संजीवनी का काम करेंगी। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के बिना स्मार्ट सिटी की कल्पना बेमानी है। सही बात है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, पर्यटन। जी। टूरिज्म। राज्य सरकार इको टूरिज्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाना चाह रही है। बजट में दशम और जून्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज, हुंड्रू में रोपवे, पतरातू में स्काई वॉक और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट पर स्काई वॉक बनाने की बात है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। पूछिए। ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक सुनने में तो किसी विदेशी पर्यटन स्थल की तरह बेहद रोमांचक लगते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इन सुदूर प्राकृतिक इलाकों तक पर्यटकों को सुरक्षित और आराम से पहुंचाने के लिए बुनियादी सड़कें और परिवहन सुविधाएं हैं, या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा लग रहा है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है। कोई भी पर्यटक सिर्फ एक ग्लास ब्रिज देखने नहीं आएगा अगर वहां तक पहुंचने का रास्ता सुरक्षित और सुगम न हो। बिल्कुल, वही तो। सरकार को इन हाई प्रोफाइल परियोजनाओं के साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर भारी इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर ये सही से लागू होता है तो ये स्थानीय स्तर पर होटल, गाइड और परिवहन जैसे सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इसी के साथ बिंदु 173 में जो ITTCL और CCL के बीच माइनिंग टूरिज्म के लिए MOU हुआ है। माइनिंग टूरिज्म मतलब बंद पड़ी खदानों में घूमना। जो में ऐसा हुआ है, ये पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों को एक साथ साधने का एक बेहद अभिनव विचार है। वाकई। और इसी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए खेल कूद और संस्कृति पर भी ध्यान दिया गया है। 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। जी। दुमका और गिरिडीह के बेंगाबाद में नए स्टेडियम और सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बन रहे हैं। साथ ही झारखंड संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना की घोषणा हुई है। झारखंड हमेशा से अपनी आदिवासी संस्कृति, छऊ नृत्य और बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। 361 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्यटन और कला संस्कृति बजट ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की पहचान सिर्फ उसके खनिजों से न होकर उसकी समृद्ध सांस्कृतिक और खेल विरासत से भी हो। चलिए, अब हम सुशासन, सुरक्षा और विशेष बजट के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो नीतियां बनाने वालों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। बिंदु 181 से 184 में ई-गवर्नेंस का जिक्र है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पोर्टल के जरिए 5,226 शिविर लगे और 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और साथ ही स्टेट डेटा सेंटर 2.0 का भी उल्लेख है। आज के दौर में जब हर सरकारी योजना, चाहे वो पेंशन हो या स्कॉलरशिप, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT पर निर्भर है, जी, तब डेटा की सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है।
ये स्टेट डेटा सेंटर 2.0 राज्य सरकार की डिजिटल रीढ़ है। इसके बिना कोई भी ई गवर्नेंस पहल धरातल पर काम नहीं कर सकती। आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कुछ चौंकाने वाले और नवीन कदम उठाए गए हैं। बिंदु 188 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य की जेलों में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह रोकने के लिए 5G सेलफोन जैमर और आधुनिक मोबाइल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। ये बहुत जरूरी था। इसके अलावा बिंदु 187 में अफीम उत्पादक जिलों का जिक्र है। वहां अफीम की खेती नष्ट करके किसानों को वैकल्पिक खेती से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों कदम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। वो कैसे? जेलों में 5G जैमर सिर्फ नियमों का पालन भर नहीं है, यह जेलों के अंदर से चल रहे संगठित अपराध और एक्सटॉर्शन के नेटवर्क को जड़ से काटने की रणनीति है। मतलब जेल से जो फिरौती के फोन आते हैं उन्हें रोकना। बिल्कुल। वहीं अफीम वाले जिलों की बात करें तो चतरा या खुंटी जैसे इलाकों में किसान गरीबी के कारण इस अवैध खेती में धकेल दिए जाते हैं। मजबूरी में। जी। जब सरकार उन्हें वैकल्पिक नकदी फसलें देती है तो वो केवल अपराध नियंत्रण नहीं कर रही होती, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार कर रही होती है। यह नक्सल और ड्रग माफिया के आर्थिक तंत्र को तोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक है। बहुत खूब। अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जो किसी भी राज्य की नीतिगत गहराई को दर्शाता है। आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बजट के अनुसार 13 विभागों का कुल आउटकम बजट 62,329 करोड़ रुपए है। बच्चों के विकास के लिए चाइल्ड बजट 10,793 करोड़ रुपए का है जी। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट के तहत 34,211 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम प्रावधान है। लेकिन ये भारी भरकम शब्द आम आदमी या परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र के लिए क्या मायने रखते हैं? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। आउटकम बजट का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने स्कूल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए और बात खत्म। तो फिर क्या मापा जाएगा? आउटकम यानी परिणाम। अब ये मापा जाएगा कि उन 100 करोड़ से बच्चों के पढ़ने के स्तर में क्या सुधार हुआ, ड्रॉप आउट रेट कितना कम हुआ। अच्छा, मतलब खर्च का असली असर देखा जाएगा। बिल्कुल। वहीं जेंडर बजट कोई अलग बैंक खाता नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे हर विभाग के बजट का एक बड़ा हिस्सा सीधे महिलाओं के फायदे के लिए खर्च हो। ये तो बहुत ही रणनीतिक है। और जो छात्र मुख्य परीक्षा में महिला सशक्तिकरण या समावेशी विकास पर निबंध लिख रहे हैं, उनके लिए ये 34,211 करोड़ का आंकड़ा उनके उत्तर को बाकी हजारों छात्रों की भीड़ से अलग और प्रामाणिक बनाएगा। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम एक बड़े कैनवस पर इस 2026-27 के झारखंड बजट को देखें जी, तो आखिर इस सब का असल मतलब क्या है? एक मैक्रो व्यू या वृहद दृष्टिकोण से देखें तो ये 1,58,560 करोड़ रुपए का विशाल बजट है। 1,58,560 करोड़ जी, जिसमें विकास दर 7.72% रहने का अनुमान है। इसका असल मतलब ये है कि झारखंड अब एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, बदलाव के दौर से। बिल्कुल। यह अबुआ राज यानी अपने शासन का वो समावेशी विजन है जो राज्य को केवल कोयले और लोहे पर निर्भरता से बाहर निकाल रहा है। यह बजट साफ कह रहा है कि भविष्य का झारखंड अब तसर रेशम, इको टूरिज्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने सबसे बड़े संसाधन यानी महिलाओं और बच्चों की ताकत पर खड़ा होगा। सबरी से इंतजार रहता है। JPSC का रिवीजन। बिल्कुल, एक तरह की क्विक चीट शीट। तो परीक्षा के नजरिए से अगर हम चर्चा करें तो इस पूरे मास्टर क्लास से सबसे पहला बाउंसर सवाल क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन माइनिंग टूरिज्म वाले विषय में हो सकता है। छात्रों को याद रखना चाहिए कि राज्य में माइनिंग टूरिज्म विकसित करने के लिए जो MOU हुआ है वो ITDCL और CCL के बीच हुआ है। ITDCL यानी झारखंड पर्यटन विकास निगम और CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। जी, ये सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जेंडर और चाइल्ड बजट के आंकड़े भी बहुत क्रूशियल हैं, सही कहा ना? बिल्कुल। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जेंडर बजट 34,211 करोड़ रुपए है। 34,211 करोड़। और चाइल्ड बजट 11,093 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ये आंकड़े मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए हॉट टॉपिक है। इसके अलावा पर्यटन से जुड़ा वो सवाल भी महत्वपूर्ण है कि नए ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? दशम और जोन्हा जलप्रपात में, और साथ ही तसर रेशम उत्पादन का नया लक्ष्य जो
1800 मीट्रिक टन है। इसे भी छात्रों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। और एक आखिरी आंकड़ा जो अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रहा है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में झारखंड को 1,24,230 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जी, ये वो तथ्य हैं जिन्हें उम्मीदवारों को अपनी उंगलियों पर याद कर लेना चाहिए। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा का अंत मैं बजट भाषण के सबसे अंतिम बिंदु यानी बिंदु 200 की इस खूबसूरत कविता से करना चाहूंगी, जरूर। जिसे सदन में पढ़ा गया था। नई दिशा, नई हो रही पहल, खुशहाल जल जमीन जंगल, हर हाथ को काम दिला रहे विकसित झारखंड बनाएंगे। क्या बात है। लेकिन सुनने वालों के लिए सोचने का एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। नीतियां, बजट आवंटन और कविताएं तो कागजों पर बहुत ही शानदार लगती हैं, जी। लेकिन क्या जेलों में 5G जामर लगाने से लेकर नेतरहाट के स्काई वॉक और दावोस के 1.25 लाख करोड़ के निवेश तक का ये महत्वाकांक्षी सफर धरातल पर झारखंड की जटिल भौगोलिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों को पार कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कागजों पर बजट बनाना एक बात है, लेकिन असली परीक्षा हमेशा इन योजनाओं के सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध कार्यान्वयन में ही छिपी होती है। इम्प्लीमेंटेशन ही सब कुछ है। बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है ये। बिल्कुल। कागजी वादों और जमीनी हकीकत के बीच का ये पुल ही तय करेगा कि झारखंड अपने इस सुनहरे और विकसित भविष्य तक कितनी जल्दी पहुंचता है। बिल्कुल। सभी सुनने वालों और खासकर छात्रों को इस जानकारी को गहराई से आत्मसात करने और इन नीतियों पर स्वयं आगे शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आज की ये विस्तृत बजट चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद। जय झारखंड। जोहार।